जुड़ गई हैं जानी मानी एक्सपर्ट हैं, ग्लोबल बाजारों पर जियोपॉलिटिकल इवेंट पर पैनी नजर रखती हैं पुनीता कुमार सिन्हा। पुनीता जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मैम, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती हैं कि सिचुएशंस किस तरह से इवॉल्व हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि एस्केलेशन के लिए और तैयार रहना चाहिए और बाजार में और बुरे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर ट्रंप वीक पड़े हैं और ये धमकी ज्यादा है, हकीकत में चीजें थोड़ी कम रहेंगी? थैंक यू। देखिए, बाजार जो है वो एकदम न्यूज़, ईरान और यूएस न्यूज़ पर ही रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे ही लगा कि सीज फायर है तो मार्केट्स ऊपर चली गई, और अब फिर लग रहा है कि सीज फायर ब्रेक डाउन हो रहा है तो मार्केट्स फिर नेगेटिव रिएक्शन कर रही हैं, और ऑयल प्राइसेस वीकेंड पर ऊपर की तरफ गई। तो ऑयल और ये सिल्वर गोल्ड जो है एकदम ऑपोजिट वे में बिहेव कर रहे हैं। जिस दिन ऑयल ऊपर जाते हैं प्राइसेस, उस दिन सिल्वर और गोल्ड का आप देखते हैं नीचे जा रहे हैं, और मार्केट्स भी नीचे जा रहे हैं। हालांकि पास्ट में गोल्ड एंड सिल्वर जो थे वो अनकोरिलेटेड थे इक्विटी मार्केट्स के साथ, पर अब ऑयल एक तरफ है और बाकी सारे एसेट क्लासेस दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, वैल्यूएशन इंप्रूव हो गई है। पर शॉर्ट टर्म में क्या होगा, क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प करेंगे, क्या ईरान यूएस के वॉर के सिचुएशन को लेकर क्या कैसे आगे बात चलेगी, ये कहना मुश्किल है। तो ये सेटल भी हो सकती है सिचुएशन, और थोड़ी लंबी भी खिंच सकती है। हाँ, ठीक है। पुनीता मैम, क्या आपको लगता है कि भारतीय बाजार अभी ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पर ही रिएक्शन देंगे, या फिर थोड़े विचार आपके अलग हैं क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है? क्या अर्निंग का रिएक्शन ज्यादा आएगा, या फिर ट्रम्प का रिएक्शन बाजार में ज्यादा आएगा? देखिए, अर्निंग्स जहां जहां अच्छी आएंगी, क्योंकि वैल्यूएशंस इंप्रूव हो गई हैं और मार्केट्स काफी करेक्ट कर गई हैं, वहां वहां तो पॉजिटिव आई थिंक मोमेंटम जरूर उन स्टॉक्स में वापस आएगा। सो अर्निंग्स बहुत जरूरी है, और अब क्वार्टरली अर्निंग्स पीरियड जैसे शुरू हो गया है, तो उसमें जरूर अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है तो वो स्टॉक्स शुड रिएक्ट पॉजिटिवली। पर एक लॉन्ग मीडियम टर्म जो ट्रेंड है, जो अर्निंग्स अभी आएंगी, उनमें ये वॉर का इम्पैक्ट पूरी तरह से नहीं दिखेगा, क्योंकि जो वॉर का इम्पैक्ट है वो जनवरी फरवरी में फरवरी में शुरू हुआ, तो आधा क्वार्टर जो है वो तो निकल गया वॉर के पहले। तो जो रियल अर्निंग्स में इम्पैक्ट आएगा वो नेक्स्ट क्वार्टर में शायद आएगा। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई और ऑयल प्राइसेस जैसे कि इतनी हाई चल रही है, अगर नीचे नहीं आई, तो जो इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट आएगा वो भी नेक्स्ट क्वार्टर में ज्यादातर दिखने को मिलेगा। तो वाइल ये क्वार्टर के अर्निंग्स इंपॉर्टेंट है, ये वॉर को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि वॉर को चालू हुए अभी 2 महीने हुए हैं, पर क्वार्टर के हिसाब से 1.5 महीना ही इस क्वार्टर के लिए वॉर का इम्पैक्ट है। पुनीता मैम, तो मान लीजिए कि अगर ये युद्ध खत्म हो भी गया तो फिर ये अर्निंग रिकवरी आने में और बाजार को स्थिर होने में, अपने पुराने लेवल्स को रीगेन करने में आपके हिसाब से कितना समय लगेगा मैम? क्योंकि मैक्रोज हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, रुपए में हमने परसिस्टेंट प्रेशर देखा है, थोड़ी बहुत रिकवरी लोअर लेवल से आई है, एफआईज का आउटफ्लो चल रहा है, तो स्थिति सामान्य कब तक होगी? आपका असेसमेंट क्या कहता है? सो एफआईआईज मुझे लग रहा है पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं वैल्यूएशंस को लेकर। सो पहली बार मैंने देखा है कई फॉरेन इन्वेस्टर्स जो पहले कंसर्न थे वैल्यूएशंस, इंडियन वैल्यूएशंस को लेकर, अब थोड़े पॉजिटिव हो गए हैं। तो अगर वॉर रुक गया तो एक पॉजिटिव रिएक्शन तो जरूर आएगा मार्केट्स में। अब वो सस्टेन करेगा, वो डिपेंड करता है कंपनी के अर्निंग्स पर, कौन से कंपनी के अर्निंग्स सस्टेन कर पा रही हैं। इकोनॉमी में डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट तो आएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन का कुछ इम्पैक्ट होगा, और हायर ऑयल प्राइसेस से, हायर कमोडिटी प्राइसेस से, और इंटरेस्ट रेट्स जो पहले लग रहा था शायद नीचे जल्दी कटेंगे, शायद उतने जल्दी नहीं कटेंगे।
और स्लो डाउन का भी एक कंसर्न है ग्लोबल इकोनॉमी में। तो वो सब सस्टेन कर पाएंगे कि एक क्वार्टर का इम्पैक्ट है एंड देन इट विल बी बिजनेस एज नॉर्मल अगर वॉर रुक गया, ये पॉसिबिलिटी है कि ये लंबा इम्पैक्ट नहीं हो। पर अगर वॉर ज्यादा दिन चलेगा तो ये इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पे ज्यादा लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, मीडियम टर्म, लॉन्गर टर्म तो नहीं, अब से मीडियम टर्म। तो पुनीता मैम, मान लीजिए किसी को अगर निवेश करना हो, मान लीजिए कोई ये सोच रहा होगा कि बाजार में करेक्शन आ गया है, गिरावट आ गई, रिकवरी भी आने लगी थी, तो अभी आप नया निवेश करने की राय देंगी या फिर ये सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाए कि ट्रम्प क्या करेंगे, ईरान क्या करेगा, युद्ध जब तक खत्म ना हो जाए तब तक आप वेट कर लें, ये बेहतर है? एक्चुअली बॉटम पिक करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को निवेश करना है तो धीरे धीरे उनको निवेश करना शुरू करना चाहिए। फुली इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहिए, पर धीरे धीरे अगर इन्वेस्ट करे तो वो एवरेज जो होगा उनका अच्छा रहेगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट और नहीं गिर सकती, गिर भी सकती है अगर बस ये जो वॉर का सिचुएशन ज्यादा गंभीर हो जाए तो मार्केट्स में और गिरावट आ सकती है। पर इसीलिए थोड़ा बहुत अगर निवेश शुरू करें तो अगर नीचे और गिरा तो आप और एवरेज इन कर सकते हैं, और अगर नहीं गिरा तो एटलीस्ट आपने एक पोजीशन तो स्टार्ट कर ही ली। तो मेरे हिसाब से अगर मीडियम टर्म आपका होराइजन है या लॉन्ग टर्म होराइजन है तो ये वैल्यूएशंस जो है ये 5 ईयर एवरेजेस से लो है, और जो बहुत सालों के बाद वैल्यूएशंस इंडिया की जो है प्रीमियम पर नहीं चल रही, और बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में भी अब इतनी हाई नहीं है। तो इसलिए आई थिंक एंट्री पॉइंट्स तो आ गए हैं। बिल्कुल, एंट्री पॉइंट तो आ गए हैं मैम, और मुझे भी याद नहीं है कि इतने चीप वैल्यूएशन जिसको लेकर हम शिकायत करते रहते थे कि शायद यही वजह है कि एफआईज का आउटफ्लो को ट्रिगर कर रही है। वैल्यूएशंस तो ओवरऑल अट्रैक्टिव हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं इंडेक्स के भी जो ऊपरी स्तरों से 15%, 20%, 25% करेक्ट हुए। आपके हिसाब से अगर किसी को प्रायोरिटाइज करना हो तो सेक्टर्स क्या होने चाहिए मैम, कहां पर पहले पैसे डालें? देखिए, फाइनेंशियल्स तो हमेशा एक लॉन्ग टर्म बेट है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट पे, तो वहाँ पर एक्सपोजर होना चाहिए। सेकंड, जो फार्मा सेक्टर है वो आई वुडंट से लॉन्गर टर्म जरूरी है, पर अभी के सिचुएशन में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, रिलेटिवली डिफेंसिव है वॉर को लेकर। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, क्योंकि ये सब जो है सेक्टर्स ये इंडियन फोकस्ड हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो, डायग्नोस्टिक्स हो, और इसमें वॉर का इम्पैक्ट इतना नहीं होना चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमी का भी इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो प्लस एनर्जी सेक्टर, वो उस पे कुछ बेनिफिट आया ही है, बट डेटा सेंटर्स, एआई, इन सब के लिए भी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगी। तो एनर्जी सेक्टर जो है एक वो भी सेक्टर डिफेंसिव प्लस लॉन्गर टर्म सेक्युलर ट्रेंड है। एंड देन सिलेक्टिवली इंफ्रा, ऑटोज, इनमें भी ध्यान दिया जा सकता है, एंड रियल एस्टेट। जी। पुनीता मैम, एक और सवाल है, क्या इक्विटी में एक्सपोजर कम कर लेना चाहिए और डेट इंस्ट्रूमेंट, फिक्स इनकम में थोड़ा पैसे डिप्लॉय करनी चाहिए? आपकी राय क्या होगी मैम? फिक्स्ड इनकम बहुत कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी रहती है, और अभी के माहौल में आई थिंक जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ऊपर भी जा सकते हैं या नीचे नहीं आए, तो मेरे ख्याल से इक्विटीज में बेटर वैल्यूएशंस हैं रिलेटिव टू फिक्स्ड इनकम। बट फिक्स्ड इनकम एक एलोकेशन हमेशा होनी चाहिए, एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। सिर्फ एक ही एसेट क्लास सारा कुछ इक्विटीज में 100% नहीं होना चाहिए। इक्विटीज, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, रीट्स, इनवेट्स, इन सब सेक्टर्स में एलोकेशन बना के अपने एज के हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से एलोकेशन देखनी चाहिए।
ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। काफ़ी ज़रूरी बातें आपने बताई और आपने हमारे दर्शकों की मदद की। थैंक यू सो मच मैम। आपसे फिर से मुलाकात जल्दी होगी।